हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं बफर एक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था बफर सोल्यूशन क्या होता है, एसडी बफर, बेसिक बफर, और हमने पढ़ लिया था सिंपल बफर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा जादू है। ठीक है, हाँ जादू ही, ऐसा कौन सा जादू है जो बफर सोल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होने देता है। ठीक है, तो हम लोग उसको बोलते हैं बफर एक्शन। आखिर हो क्या रहा है इसके अंदर, है ना। तो अब क्या हो रहा है देखते हैं चल के। हम लोग सबसे इसमें पहला केस लेंगे, इसमें बफर एक्शन ऑफ सिंपल बफर, बफर एक्शन ऑफ सिंपल बफर। ठीक है, बफर एक्शन ऑफ सिंपल बफर क्या होता है? सिंपल बफर जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बने हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग CH3 COONH4। ठीक है, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे ये बफर एक्शन काम करता है, उस चीज को हम लोग समझते हैं। तो जैसे आपके पास है सिंपल बफर CH3 COONH4। ठीक है, ये आपका सॉल्ट है, ये आपका सॉल्ट है। तो सॉल्ट है तो ऑलमोस्ट क्या होगा, कंप्लीटली आयोनाइज होगा। तो हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। तो ये बनेगा आपका CH3 COO- प्लस NH4 प्लस। ठीक है, ये बनेगा। अब देखो, अगर हम एग्जांपल ले लो, मान लो कि इसका 0.2 मोलर है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.2 मोलर। तो अब ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, तो 0.2 मोलर ये भी बनेगा और 0.2 मोलर ये भी बनेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अब हम इसमें अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, सपोज अगर केस फर्स्ट हमने क्या लिया कि इफ small amount of 0.1 मोलर HCl एडेड। ठीक है, 0.1 मोलर HCl हमने ऐड किया। तो HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो HCl विल आयोनाइज कंप्लीटली। ठीक है, ये आपका लगभग कंप्लीटली आयोनाइज होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो HCl से क्या बनेगा? ये बनेगा आपका H+ और Cl-। ठीक है, अब ये 0.1 लिया तो H+ कितना मिलेगा? 0.1। ठीक है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली आयोनाइज होगा। ठीक है, तो 0.1 ये हो गया। अब ध्यान से देखो, इस जो आपका बफर सोल्यूशन था इसके पास क्या था? CH3 COO- और NH4+। तो अब यहां से तो जो H+ HCl ने दिया, ये H+ इसको कौन कंबाइन करेगा? इस सॉल्ट का जो A9 का पार्ट है ये कंबाइन कर लेगा। तो CH3 COO- ये कंबाइन करेगा H+ को। ये H+ कहां से आया? इस एसिड से H+ आया। और ये A9 कहां से आया? सॉल्ट का A9 वाला पार्ट है। तो इसकी कंसंट्रेशन थी 0.2, इसका कितना था? 0.1। तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा CH3 COOH। ये आपका वीक एसिड है, ये आपका वीक एसिड है, तो ये बहुत कम आयोनाइज होगा, लेस आयोनाइज। ठीक है, फर्दर ये H+ नहीं देगा यहाँ से, या देगा भी तो बहुत कम देगा। ठीक है, बहुत कम अमाउंट में, क्योंकि ये वीक एसिड होता है। तो अब यहाँ से समझो, इसका 0.2, इसका 0.1 था, तो फाइनली ये 0 बचेगा। H+ कितना बचेगा? 0। और ये कितना बचेगा? CH3 COO- ये बचेगा 0.1। कितना बनेगा एसिड? ये बनेगा 0.1 मोलर। ठीक है, तो अब यहाँ समझो बात को। अगर हम यहाँ पे जो आपका जो एसिड से H+ आ रहा था, अगर मान लो कि ये प्रोसेस ना हुआ होता, इसके नीचे मान लो ना हुआ होता, तो क्या होता कि जैसे हमने एसिड ऐड किया, कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंक्रीज होता, तो पीएच क्या आता? लेस देन। ठीक है, पीएच कम होता। अब लेकिन हुआ क्या कि जो H+ आया एसिड से, अगर हम इस H+ को कंज्यूम कर लें तो क्या होगा? सोल्यूशन का पीएच नहीं बढ़ेगा। पीएच बढ़ता घटता क्यों है? क्योंकि H+ की कंसंट्रेशन कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ से H+ की जैसे कंसंट्रेशन बढ़ी, अब इसको कंज्यूम कर लिया A9 पार्ट ऑफ सॉल्ट CH3 COO-, इसने कंज्यूम कर लिया, तो बनाया CH3 COOH, और ये फर्दर आयोनाइज नहीं होगा, इसलिए फर्दर H+ आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कि जितना H+ आया था उतना पूरा पूरा कंज्यूम हो गया, और फाइनली सोल्यूशन में H+ तो है ही नहीं। जब सोल्यूशन में H+ नहीं होगा तो पीएच कहां से बढ़ेगा? समझ गए ना। यहाँ पे जब H+ खत्म हो गया, कंप्लीटली 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि जो आपने स्मॉल अमाउंट डाला HCl का, उसका फर्क ही नहीं पड़ा। समझ गए ना, क्योंकि 0.1 मोलर HCl डाला। अगर आपने 0.2 से ज्यादा डालते, ठीक है, अगर आप 0.2 से ज्यादा डालते कंसंट्रेशन, तब फर्क पड़ता।
जो बफर सोल्यूशन क्या होते हैं कि बहुत स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस डालो, अगर आपने डाल दिया लार्ज कंसंट्रेशन का, ठीक है, तो फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, तब फर्क पड़ेगा। बट लेकिन स्मॉल अमाउंट डालोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे CH3C+- कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया H+ गिवन फ्रॉम एसिड से बनाया वीक एसिड, ये फर्दर नहीं डिकम्पोज होगा क्योंकि वीक एसिड है, तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन का pH नहीं चेंज होगा। अगर ये डिकम्पोज भी होगा तो 1% 2% होगा, बहुत कम होगा डिकम्पोज, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली pH का चेंज बहुत कम होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करते हो तो pH पे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब सेकंड केस लेते हैं, जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करके देखते हैं, तब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको मिटा दें, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, समझ गया ना रीजन। अब आते हैं, इसके बाद हम इसमें वीक बेस ऐड करते हैं। अब आपका सेकेंड केस है कि इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ 0.1 मोलर NaOH एडेड, ठीक है। पिछली बार हमने एसिड ऐड किया था, इस बार हमने बेस ऐड किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब NaOH ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये आपका कंप्लीटली आयनाइज होगा, ये बनाएगा Na+ और OH-। ध्यान से देखो, अगर हम इस OH- जो NaOH से आया, अगर इसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो सोल्यूशन का pH बढ़ा देगा ये, ठीक है, सोल्यूशन का pH इंक्रीज कर देगा। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये OH कैसे कंज्यूम हो रहा है कि आपका बफर सोल्यूशन का pH नहीं बढ़ रहा है, इसको कंज्यूम करेगा NH4+। ये आपका जो NH4+ है ये क्या करेगा, इस OH को मान लो ये 0.1 था तो ये भी कितना बनेगा 0.1, ठीक है। ये आपका इनिशियल में 0.2 मान था तो ये बनेगा 0.2, तो ये 0.2 मोलर है NH4+, OH- 0.1 मोलर है तो ये बनाएगा NH4OH। अब NH4OH वीक बेस है, वीक बेस का मतलब है कि ये बहुत कम आयोनाइज होगा, बहुत कम आयोनाइज होगा। जब बहुत कम आयोनाइज होगा इसका मतलब है कि OH का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा सोल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे बचा का फाइनली 0 हो गया, ये बचा 0.1, ये हो गया 0.1। इसका मतलब है कि OH की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0। जब OH की कंसंट्रेशन 0 हो गई तो OH आपने जितना डाला कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने डाला NaOH, OH पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, इसका मतलब कि सोल्यूशन का pH नहीं बदला। अगर OH रहता तो सोल्यूशन का pH बढ़ता, जब OH नहीं है तो इसलिए आपको क्या होगा, यहाँ पे pH चेंज नहीं होगा। तो समझ गए कि कैसे काम करता है। अगर आप सिंपल बफर में कोई एसिड या बेस डालो थोड़ा सा तो उसका pH चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे दो बड़े बड़े राक्षस बैठे हुए हैं जो H+ और OH- को खा जाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से राक्षस हैं, एक राक्षस CH3C+- है, ये H+ को खा लेता है, और NH4+ ये OH- को खा लेता है, इसलिए सोल्यूशन का pH चेंज नहीं होता है ड्यू टू दीज टू राक्षस, ठीक है, समझ गए ना। अब आते हैं हम लोग, इसके बाद अगर pH निकालना हो तो कैसे निकालोगे, अगर हमें निकालना हो सिंपल बफर का pH तो वो भी देख लो। सिंपल बफर का pH अगर निकालना हो तो क्या कैसे करेंगे, यहाँ पे pH ऑफ सिंपल बफर, pH ऑफ सिंपल बफर आपको याद होगा, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, तो वहां पे किसका कराया था हमने, CH3, जब हमने केस लिया था फोर्थ वाला केस जिसमें आपका वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट था, उसका हमने कराया था हाइड्रोलिसिस। ये कौन सी कंडीशन है, ये वही तो आपका, ये आपका वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है, तो यहाँ पे जो pH का फॉर्मूला होगा वो आपका वही वाला होगा जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। इसका क्या फॉर्मूला था आपको याद होगा, वो होता हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb, ये आपका फॉर्मूला था, pH इक्वल टू हाफ pKw प्लस pKa प्लस pKb। तो अगर बफर सोल्यूशन सिंपल बफर की बात करेंगे तो इसका pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। ये आपका pH ऑफ सिंपल बफर, यहाँ पे ये क्या होगा, pH ऑफ सिंपल बफर, ठीक है। ये वही केस हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस का। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे pH ऑफ सिंपल बफर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देना है कि
NaCl solution, why NaCl solution do not form buffer, do not form buffer, ठीक है, कमेंट करके बताना है why NaCl solution do not form buffer, ठीक है, इसका कमेंट करना है। अगर नहीं आएगा तो हिंट हम दे रहे हैं, हिंट इसलिए कि जब NaCl ब्रेक होगा कंप्लीटली Na प्लस और Cl माइनस में, अगर आप इसमें मान लो HCl डालते हो तो HCl का H प्लस और यहाँ से जो Cl माइनस है दोनों कंबाइन करके बनाना चाहेंगे NaCl, HCl बनाना चाहेंगे, बट HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिर से मतलब वापस फिर से H प्लस और Cl माइनस में देगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो आपका देखो लास्ट केस में ये H प्लस से कंबाइन करके बना रहा था CH3COOH विच इज वीक एसिड, वीक एसिड होने की वजह से H प्लस नहीं दे रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर Cl माइनस कंबाइन करेगा H प्लस से बनाएगा HCl फर्दर फिर से दे देगा कंप्लीटली H प्लस। इसका मतलब है कि सोल्यूशन में H प्लस बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाएगा तो pH मेंटेन नहीं रहेगा। यहाँ पे Na का देखो, अगर Na प्लस कंबाइन करेगा बेस के OH माइनस से तो क्या बनाएगा NaOH, जब NaOH बना लिया तो वो NaOH रहता कहाँ है, ठीक है, NaOH तो फर्दर डिकम्पोज हो जाएगा Na प्लस OH माइनस में, तो इसलिए ये भी आपका OH की कंसंट्रेशन बढ़ा देगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे NaCl सोल्यूशन बफर नहीं फॉर्म करता, समझ गए ना। इसका कमेंट करके बता देना डिटेल में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, ये क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलो हम लोग बात करेंगे एसिडिक बफर के एक्शन की। बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि एसिडिक बफर होता क्या था। एक एग्जांपल याद करो जिसमें कि एक वीक एसिड होता था और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि CH3COOH और प्लस इसका सॉल्ट ले लो, ये हो जाएगा CH3COONA, ये आपका सोल्यूशन बनाएगा एसिडिक बफर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे CH3COOH ये बहुत कम ब्रेक होगा CH3COO माइनस में और H प्लस में, ठीक है। यहाँ पे आपका ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट क्या होता है आपका, सॉल्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज होता है, ठीक है, ये सॉल्ट है। तो सॉल्ट आपका CH3COONA ये आपका ब्रेक होगा वाटर में CH3COO माइनस और Na प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये अगर सपोज कंसंट्रेशन ले लो इसकी, मान लो कि यहाँ पे इसका हमने लिया 0.2, ठीक है, इसका भी ले लिया हमने 0.2, एक डेटा है, मान लो 0.2 ले लिया, तो ये आपका ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा कंपोज, यहाँ पे जो CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन है और यहाँ से H प्लस का, क्योंकि ये वीक एसिड है, ये आपका वीक एसिड है। तो वीक एसिड क्या होता है, बहुत कम आयोनाइज होता है। एक तो ये ऑलरेडी बहुत कम आयोनाइज हुआ, और दूसरी देखो कंडीशन कि ये आपका CH3COO माइनस और यहाँ पे CH3COO माइनस, ये क्या है, ये कॉमन आयन है। यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा कॉमन आयन। तो कॉमन आयन क्या करता है, कॉमन आयन सप्रेस करता है, ठीक है, आयनाइजेशन का। यहाँ से ये क्या करेगा, जब इसका कॉमन आयन आ गया तो ये जो CH3COOH है इसका ये और कम कर देगा, इसका आयनाइजेशन और कम कर देगा, ठीक है, आयनाइजेशन, ठीक है, डिप्रेस कर देगा, ठीक है। जब आयनाइजेशन डिप्रेस कर देगा तो एक तो पहले भी कम हो रहा था, अब क्या होगा कि कॉमन आयन आ गया। जब आपका कॉमन आयन आ गया तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि इस CH3COOH को ये ऑलमोस्ट हम लोग निगलेक्ट कर देंगे कि यहाँ पे इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी, ठीक है। तो जो पूरी कंसंट्रेशन आएगी CH3COO माइनस की 0.2 ही लेंगे, ये हो जाएगा 0.2। समझ गए ना, 0.2 क्यों लिया, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट बहुत कम आयनाइज होगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बहुत कम आयनाइज होगा। एक तो ऑलरेडी वीक एसिड है, पहला फैक्टर ऑलरेडी वीक एसिड है, दूसरा फैक्टर कॉमन आयन इफेक्ट। इन दो इफेक्ट की वजह से क्या होगा
इस CH3COOH यहाँ पे बहुत कम आयनाइज होगा, तो हम मान के चलेंगे कि CH3COO- की निग्लेजिबल कंसंट्रेशन है। कितना निग्लेजिबल? तो हम मानेंगे कि CH3COO- 0.2 है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे। ये आपका 0.2 है एट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। अब इसमें अब आपका बन गया बफर सोल्यूशन। हमें इसमें क्या करना है? ऐड करना है। हमें ऐड करना है कि इफ 0.1 मोलर HCl इज एडेड। अब आप 0.1 मोलर HCl ऐड करोगे तो ये ब्रेक होगा HCl किसमें? ये ब्रेक होगा आपका H+ में और Cl- में। तो H+ की कंसंट्रेशन कितना रहेगी एट इक्विलिब्रियम? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 0.1 रहेगा, ठीक है, ये रहेगा 0.1। अब देखो यहां से CH3 CH3 ये कंबाइन करेगा H+ से। इसकी कंसंट्रेशन थी 0.2, इसकी थी 0.1, तो क्या बना लेगा? ये बनाएगा CH3COOH। अब ये वीक एसिड है, ठीक है, तो ड्यू टू वीक एसिड क्या होगा? ये बहुत कम आयनाइज होगा। वीक एसिड क्या होगा? ये बहुत कम आयनाइज होगा, ठीक है, वेरी लेस आयोनाइज। जब बहुत कम आयनाइज होगा तो इसका मतलब है कि फर्दर H+ नहीं फॉर्म होगा। और बचा कितना H+? तो ये 0.2 था, ये बचेगा 0.1, और ये पूरा पूरा डिकम्पोज होगा क्योंकि ये लिमिटिंग एजेंट है, तो ये हो जाएगा 0, ये बनेगा 0.1। तो H+ की कितनी होगी कंसंट्रेशन? फाइनली 0। इसका मतलब है कि आपने जो H+ HCl डाला था, HCl का H+ तो बचा ही नहीं, HCl का H+ बचा नहीं, वो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया वीक एसिड बनाने में। जब वीक एसिड बन गया तो ये इतना कम आयनाइज हो रहा है कि H+ यहाँ से निकलेगा नहीं। जब H+ नहीं निकलेगा तो सोल्यूशन का pH क्या होगा? नहीं चेंज होगा। तो इस तरह काम करता है आपका बफर सोल्यूशन, जब हम इसमें आपका कोई वीक एसिड ऐड करते हैं तो। समझ गए ना कैसे काम करता है? क्योंकि देखो अगर ये H+ कंज्यूम ना होता तो सोल्यूशन में H+ बढ़ता। समझो बात को, अगर ये H+ कंज्यूम ना होता तो सोल्यूशन में H+ बढ़ता। जब सोल्यूशन में H+ बढ़ता तो pH कम होता, लेकिन जैसे H+ आया ये तुरंत कंज्यूम हो गया। जैसे H+ यहाँ से निकला एसिड से तुरंत कंज्यूम हो गया, तो pH क्या हो गई? pH चेंज नहीं हुई। तो वे रिलेशन आइज, हेंस लिख सकते हो यहाँ पे, हेंस लिख सकते हो H+ फ्रॉम एसिड, H+ फ्रॉम एसिड consumed completely by CH3COO- hence pH of solution does not, do not change, ठीक है, ये हो गया। अब चलो हम लोग ऐड करके देखते हैं कि अगर हम इसमें बेस ऐड करें तो क्या होगा। अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड करते हैं तब क्या होगा, ठीक है, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। चलो इसमें आते हैं, हम बेस ऐड करते हैं। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ 0.1 मोलर NaOH एडेड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से 0.1 मोलर हमने NaOH ऐड किया तो यहाँ से NaOH ब्रेक होगा, NaOH ये ब्रेक होगा Na+ और OH- में। अब ये OH- इसकी कितनी कंसंट्रेशन है? 0.1। अब ये आपका कंज्यूम होना चाहिए बफर सोल्यूशन के द्वारा, अदरवाइज अगर ये कंज्यूम नहीं होगा तो सोल्यूशन का OH बढ़ जाएगा। जब सोल्यूशन में OH बढ़ जाएगा तो pH बढ़ जाएगी। तो कैसे ये कंज्यूम होता है वो ध्यान से देखो। यहाँ से CH3, यहाँ से CH3COO-, ये आपका यहाँ से OH, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या होगा कि CH3COO, यहाँ ये नहीं होगा, ठीक है, ये आपका CH3COOH, ये जो आपने लिया था 0.2 मोलर CH3COOH, क्योंकि ये तो डिकम्पोज हुआ नहीं तो सोल्यूशन में ऐसे था। तो CH3COOH ये 0.2 मोलर था और यहाँ पे OH- 0.1 मोलर। जब ये आपका क्या करेगा, यहाँ से H+ को खींच लेगा तो ये हो जाएगा CH3COO- और बना लेगा H2O। हाँ अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब OH ये कितना बचेगा? 0, ये कितना बचेगा? 0.1, ये कितना बचेगा? ये बनेगा ये 0.1। तो अब यहाँ से ये बचा 0.1, ये आपका वीक एसिड है। ध्यान से देखो ये आपका क्या है? वीक एसिड है। वीक एसिड तो H+ देगा नहीं और OH भी आपका कंज्यूम हो चुका है। तो क्योंकि ये OH यहाँ से रिएक्शन करके क्या बनाया? CH3COO-। तो फाइनली आपके पास OH नहीं बचा। तो अगर देखोगे तो फाइनली OH- इज कंज्यूम्ड
OH माइनस इज कंज्यूम्ड बाई एसिड, कंज्यूम्ड बाई एसिड CH3 COOH, hence concentration of OH minus does not affect, concentration of do not affect, concentration of OH minus do not affect the pH of solution। बोलो समझ गए? यहाँ पे ये जो OH का कंसंट्रेशन आता है 0.1, तो ये फाइनली कंज्यूम कर लिया एसिड, बचा 0, यानी खत्म। जब OH ही नहीं रहा तो pH कहाँ चेंज होगा? समझ गए ना? इस तरह से काम करता है बफर। हम लोग अब निकालते हैं pH ऑफ एसिडिक बफर। कैसे निकालते हैं pH? ठीक है, नोट कर लो इसको, मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 2 3 4 5। ठीक है, हम लोग अब निकालेंगे pH ऑफ एसिडिक बफर। pH ऑफ एसिडिक बफर। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। आपके पास एसिडिक बफर क्या था? CH3 COOH प्लस आपके पास CH3 COONA, ये था आपका बफर सोल्यूशन इसका। अब यहाँ से CH3 COOH ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में डिकम्पोज होगा CH3 COO माइनस और H प्लस। मान लो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है? Ka। इसका दिया हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, और आपका जो सॉल्ट है CH3 COONA, ये आपका मान लो कि यहाँ पे ये डिकम्पोज हुआ, ये आपका डिकम्पोज हुआ CH3 COO माइनस और Na प्लस में। ठीक है, Na प्लस। अब यहाँ से मान लो कि अगर इसकी कंसंट्रेशन C थी तो ये भी बनेगा C, ये भी बनेगा C, क्योंकि कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको Ka लिखना होगा। कैसे लिखोगे? हमको निकालना है pH, तो यहाँ से Ka लिखो। Ka इक्वल टू, हाँ पहले देख लेते हैं कंसंट्रेशन। यहाँ पे अगर हम बात करें कंसंट्रेशन CH3 COO माइनस की, तो एट इक्विलिब्रियम पे यहाँ से C आया और यहाँ से भी कुछ आया होगा। हम ये जूम कर रहे हैं कि यहाँ से जो आया कंसंट्रेशन वो निग्लेजिबल है एज कंपेयर टू CH3 COO माइनस ड्यू टू कॉमन एंड इफेक्ट एंड वीक एसिड, तो इसका कंसंट्रेशन निग्लेजिबल मान लेंगे। तो CH3 COO माइनस की कंसंट्रेशन होगी एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम CH3 COO माइनस कितनी कंसंट्रेशन? ये होगी C। ठीक है, ये C कहाँ से आई? सॉल्ट से आई। ठीक है, यहाँ पे आई सॉल्ट से। तो अब देखो यहाँ पे, और H प्लस की कंसंट्रेशन कितना होगी वो हमें निकालना है। तो Ka इक्वल टू ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड CH3 COOH। ठीक है, यहां से हमको निकालना है H प्लस, तो H प्लस क्या आएगा? तो यहां से आएगा H प्लस इक्वल टू हो जाएगा Ka इंटू एसिड कंसंट्रेशन। ध्यान से देखो, Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एसिड। ठीक है, Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ये आएगा नीचे डिवाइड बाई यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO माइनस। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे जो CH3 COO माइनस है वो इसी एसिड का कॉन्जुगेट है, इस एसिड का कॉन्जुगेट है। तो यहां से हमको निकालना है pH, तो यहां से हो जाएगा pH इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग H प्लस, माइनस ऑफ लॉग H प्लस, और H प्लस की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, Ka इंटू एसिड की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई यहाँ पे ये आपका इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है, यानी कि जो C कंसंट्रेशन है वो सॉल्ट की थी कंसंट्रेशन, तो इसको लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ध्यान रखना ये कंसंट्रेशन है कॉन्जुगेट एसिड के कॉन्जुगेट बेस की। ठीक है, और इसी की कंसंट्रेशन है इक्वल टू सॉल्ट की, तो ये हो जाएगा। अब यहां से निकालोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग के। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस लॉग के। ठीक है, ये हो जाएगा ये आपका इनटू। ठीक है, इनटू में लगा है तो लॉग जब ऑपरेट करेगा तो होगा प्लस में। ठीक है, समझ गए ना? यहाँ पे ये आपका इसको मान लो a, इसको मान लो b, a और b, तो log a प्लस log b होता है, तो ये हो जाएगा प्लस,
और यहाँ से और माइनस पहले से ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस पहले से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग एसिड डिवाइड बाई सॉल्ट, ठीक है, ये हो गया कंसंट्रेशन। हमने क्या किया है, इस माइनस लॉग को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा माइनस लॉग के, और माइनस लॉग ये हो जाएगा एसिड बाई सॉल्ट। तो माइनस यहाँ पे देखो सॉल्ट को ऊपर ले जाओगे, एसिड को नीचे, तो एक माइनस आ जाएगा बाहर से, तो बाहर एक माइनस ऑलरेडी हो जाएगा प्लस में। सॉल्ट को ऊपर लाया हमने, एसिड को नीचे लाया, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस में, ठीक है, तो ये आएगा। और माइनस ऑफ लॉग के क्या होता है, ये होता है पी के, ये होता है पी के, और माइनस माइनस हो गया प्लस, क्योंकि यहाँ से सॉल्ट को हमने ऊपर ले लिया, तो प्लस हो जाएगा लॉग सॉल्ट डिवाइड बाई एसिड की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये हो गया सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई एसिड की कंसंट्रेशन। तो ये आ गया आपका पीएच। तो यही फार्मूला है, इसको यूज करेंगे हम पीएच निकालने के लिए एसिडिक बफर की। तो ध्यान से देखो, पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइड बाई एसिड। ये जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, बेसिकली यहाँ पे क्या रखना है, आपका कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन रखनी है जो सॉल्ट से आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन रखेंगे सॉल्ट की, वो कॉन्जुगेट बेस से आएगा, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन CH3 C माइनस की। यहाँ तो इक्वल है, अगर इक्वल नहीं होगा तो आप यहाँ नहीं लिखोगे, आप इसको ये भी लिख सकते हो, कॉन्जुगेट बेस भी लिख सकते हो, या तो इसको आप ऐसे लिख लो, पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस, लॉग कॉन्जुगेट बेस डिवाइड बाई एसिड, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है, आप कभी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। ये कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई एसिड की कंसंट्रेशन, ये इक्वेशन का एक स्पेशल नाम है। इस इक्वेशन का नाम है हेंडरसन हैसेल-बाल्च इक्वेशन, हेंडरसन हैसेल-बाल्च BALCH इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम है हेंडरसन हैसेल-बाल्च इक्वेशन, ठीक है, याद रखना। इस चाहे आप ये वाली बोलो चाहे ये बोलो, ठीक है, न्यूमेरिकल लगाने में ये ज्यादा हेल्प करेगा। और बुक्स में हर जगह ये दिया हुआ इक्वेशन, पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, समझ गए ना। और हमेशा न्यूमेरिकल लगाने में अगर ये याद रखोगे कि जो ऊपर सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन है बेसिकली एसिड के, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन है। अगर सॉल्ट इसी है तो यहाँ पे तो सी आ गया। अगर मान लो कि सॉल्ट इस तरह होता कि यहाँ पे अगर सॉल्ट होता, ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे ये होता, अगर CA होता तो यहाँ पे होल ट्वाइस होता, तो यहाँ पे आता 2 टाइम्स, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर इसका C होता तो ये हो जाता 2C, तो यहाँ पे क्या रखोगे 2C, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि उसके कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन याद रखना, ठीक है। यहाँ पे CB क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर, बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेंडरसन हैसेल-बाल्च इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है। हेडिंग डाल लो बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। क्या होता है बेसिक बफर? जब आपका वीक बेस और उसके सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलके बनाओ, ठीक है। ये आपका वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बनाओ, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लिया था, जैसे NH4OH हो गया वीक बेस, और इसका जब सॉल्ट लोगे तो वो आपका सपोज NH4Cl, ये हो गया इसका अगर सोल्यूशन है, तो ये हो जाएगा आपका बेसिक बफर सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से अब आते हैं हम लोग कैसे बफर एक्शन काम करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से NH4OH ये आपका बहुत कम आयोनाइज होगा, ठीक है, ये आपका बहुत कम आयोनाइज होगा, ये हो जाएगा NH4 प्लस और OH माइनस। ये वीक बेस है तो इसलिए यहाँ पे बहुत कम आयोनाइज होगा, ठीक है। अगर हम बात करें
सॉल्ट की NH4Cl। तो सॉल्ट क्या है आपका, ये सॉल्ट आपका ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज होगा, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज। तो ये हो जाएगा NH4Cl प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि अगर आप इसमें सपोज कंसंट्रेशन मान लो 0.2 इसका था इनिशियली में, 0.2 इसका लिया था आपने। ठीक है, तो ये आपका कितना बनेगा, अगर हम बात करें ये बनेगा 0.2 और ये बनेगा 0.2। तो हम मान रहे हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन होगी एट इक्विलिब्रियम इसी के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ से NH4 प्लस बहुत कम आयनाइज हुआ और एक कॉमन एंड इफेक्ट भी लगेगा इसमें, NH4 प्लस है, यहाँ पे भी NH4 प्लस है। तो इस NH4 प्लस की वजह से इसका क्या होगा कि जो आयनाइजेशन होगा वो और डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और कम हो जाएगा। ऑलरेडी वीक बेस था NH4OH, ऑलरेडी क्या था, वीक बेस था, और कॉमन एंड इफेक्ट की वजह से ये और कम आयनाइज होगा। तो हम मानेंगे कि NH4 प्लस की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू 0.2 बहुत कम है, तो हम यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप इसमें ऐड कर रहे हो, केस फर्स्ट में आपने क्या ऐड किया, 0.1 मोलर मान लो कि आपने एसिड ऐड किया। ठीक है, चलो आपने HCl ऐड कर दिया। जब HCl ऐड किया तो HCl ब्रेक होगा किसमें, ये ब्रेक होगा H प्लस में और Cl माइनस में ऑलमोस्ट कंप्लीटली। तो ये 0.1 तो H प्लस कितना आएगा, आएगा 0.1। ठीक है, कितना आएगा H प्लस, वो आएगा 0.1। अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होगा कि जो NH4OH है, जो NH4OH है यानी कि वीक बेस, ये कंबाइन करेगा H प्लस से, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NH4 प्लस और ये बनाएगा H2O। तो NH4 प्लस और H2O बना लिया। अब ध्यान से देखो H प्लस कितना था, H प्लस था 0.1, NH4OH कितना था 0.2। तो बताओ बचेगा क्या क्या, ये यहाँ पे बचेगा 0.1 या ये बचेगा 0, ये बनेगा 0.1। तो इसका मतलब है कि जो H प्लस था 0.1 से कहां पहुंच गया, 0। H प्लस की कंसंट्रेशन 0.1 से कहां पहुंच गया, 0। इट मीन्स कि जो अपने एसिड मिलाया है इस बफर सोल्यूशन में, उस एसिड का जो H प्लस है वो फिर से कंज्यूम हो गया, मतलब कि pH चेंज नहीं कर पाया। अगर ये H प्लस कंज्यूम ना करता, इस एसिड से जो H प्लस निकल रहा है, अगर NH4OH कंज्यूम ना करता तो वो pH कम कर देता, बट ये H प्लस कितना हो गया फाइनली, 0। इसका मतलब है कि जो एसिड मिला है कोई फर्क नहीं पड़ा, समझ गए ना, इसलिए pH चेंज नहीं हुई। तो लिख सकते हो कि हेंस pH डज नॉट चेंज। ठीक है, यहाँ पे क्यों, क्योंकि आपका H प्लस की कितनी हो गई कंसंट्रेशन, 0 हो गई, इसलिए। अब हम लोग मिलाते हैं बेस। ठीक है, हम लोग मिला के चेक कर लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल देते हैं इसमें। चलो हमने डाला इफ 0.1 मोलर NaOH ऐड कर दिया हमने। ठीक है, इस बफर सोल्यूशन में, जो आपको बफर सोल्यूशन है, इसमें आपने क्या मिला दिया, 0.1 मोलर NaOH। जब मिला दिया तो देखो क्या होगा, तो आपका ये NaOH ब्रेक हो जाएगा किसमें, Na प्लस में और OH माइनस में। ये OH माइनस कितना बनेगा, 0.1 बनेगा। ठीक है, जब 0.1 बनेगा तो इसको कौन कंज्यूम करेगा, इसको कोई ना कोई कंज्यूम करने वाला चाहिए, जो यहाँ पर जो राक्षस होगा ये NH4 प्लस, ये कंज्यूम कर लेगा OH माइनस को, तो फाइनली ये कंसंट्रेशन हो जाएगी 0। देखो कैसे, ये NH4 प्लस ये जो कि सॉल्ट से आया, ये कंज्यूम करेगा OH माइनस को, तो क्या बनाएगा, NH4 प्लस। अब NH4OH बनाएगा, तो ये NH4OH वीक बेस है। ये NH4OH कैसा, ये आपका वीक बेस है। वीक बेस है, इसका मतलब है कि विल नॉट आयोनाइज। ठीक है, विल नॉट आयोनाइज, या बहुत कम होगा। ठीक है, इतना नहीं होगा कि pH बहुत चेंज कर दे, बहुत कम आयोनाइज होगा। तो इसका मतलब है कि OH की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0। इसका था नीचे में 0.2, इसका था 0.1, तो फाइनली क्या हुआ, इसका 0, इसका 0.1। तो इसका मतलब है कि OH माइनस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0, 0.1 से 0। तो जब 0 हो गई, इसका मतलब है कि अब इस OH माइनस का इफेक्ट सोल्यूशन में रहा नहीं। तब होता जब OH माइनस सोल्यूशन में होता, तब कंसंट्रेशन OH की चेंज होती, बढ़ती, इसका मतलब सोल्यूशन का pH बढ़ता। ठीक है, तो जब OH 0 हो गया, इसका मतलब है कि pH चेंज नहीं होगा अगर आपने 0.1 मोलर का NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया तो। समझ गया ना कंप्लीटली, क्योंकि OH माइनस ही नहीं रहा तो pH चेंज कहां से करेगा। pH चेंज तभी होता है जब या तो H प्लस चेंज हो या OH माइनस चेंज हो। ठीक है, तो OH माइनस चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं चेंज कर पाया, और इसके पहले जब हमने एसिड ऐड किया था तो वहां पे एसिड नहीं चेंज कर पाया वहां पे।
तो इसलिए होता क्या है कि बफर सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें आप कोई भी चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हो तो पीएच चेंज नहीं होता है। ये इसकी लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है कि मान लो 0.1 ही आपने ऐड किया, अगर आपने ऐड करते 0.3 0.4 तब सोल्यूशन का पीएच चेंज होता और वो सोल्यूशन आपका बफर सोल्यूशन नहीं कहलाता। ठीक है, जब आप स्मॉल अमाउंट में ऐड करो और चेंज ना हो तभी बोलेंगे कि बफर सोल्यूशन है। समझ गए ना? ठीक है, हम लोग अब निकालते हैं इसका पीएच। ठीक है, चलो हम लोग निकालते हैं पीएच ऑफ बेसिक बफर। नोट कर लो इतना। पीएच ऑफ बेसिक बफर, जैसे अभी हमने लास्ट में किया था डेरिवेशन वैसे ही करेंगे। मान लो हमारे पास जो बफर है बेसिक बफर वो है NH4OH प्लस NH4Cl का। तो देखो यहाँ से NH4OH ये ब्रेक होगा बहुत कम, ये होगा NH4 प्लस बनेगा और बनेगा OH माइनस। मान लो यहाँ का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? Kb। और आपका NH4 प्लस ये आपका कंप्लीटली आयनाइज होगा किसमें? NH4 प्लस में और Cl माइनस में। तो Kb इक्वल टू क्या लिखोगे? यहाँ पे देखो NH4 प्लस की कंसंट्रेशन की बात करेंगे एट इक्विलिब्रियम। अगर NH4 प्लस की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो कितना होगा? यहाँ से तो लगभग इसको निग्लेजिबल कर देंगे एज कंपेयर टू सॉल्ट। सॉल्ट से जो आ रहा है, इस सॉल्ट से जो NH4 प्लस आ रहा है वो बहुत, ये लगभग 100% होता है आयोनाइज, और NH4 प्लस बहुत कम होगा यहाँ से आयोनाइज। तो इसकी कंसंट्रेशन मान लेंगे निग्लेजिबल है, तो केवल आएगा कंसंट्रेशन यहाँ से आएगा। ये लिख सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा? Kb इक्वल टू क्या आएगा? Kb इक्वल टू आएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस और ये आएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH। यहाँ पे समझ गया हमने क्यों लिखा सॉल्ट? क्योंकि NH4 प्लस की जो कंसंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहीं से आया मेन। जब यहीं से मेन आया तो अगर इसकी C मानोगे कंसंट्रेशन तो ये भी क्या होगा? ये भी C हो जाएगा, ये भी C हो जाएगा। तो NH4 प्लस की जो कंसंट्रेशन होगी वही होगी NH4Cl की जो होगी, यानी कि हमने क्या लिख दिया? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ से OH निकाल लो, यहाँ से निकालोगे OH, तो OH क्या आएगा? Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये हो गया। तो POH कितना आएगा? POH आएगा आपका यहां से PKb प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई बेस की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। समझ गया ना? POH इक्वल टू आएगा PKb प्लस, यहां से निकालोगे माइनस, इसको लोगे PH कैसा आएगा? माइनस ऑफ लॉग OH कर लोगे ना, माइनस ऑफ लॉग OH की कंसंट्रेशन माइनस ऑफ लॉग ये वैल्यू पुट करोगे फिर हो जाएगा माइनस लॉग Kb आएगा माइनस लॉग बेस अपन सॉल्ट आएगा। जब तो करोगे जैसे लास्ट में हमने किया है तो आएगा ये इक्वेशन POH इक्वल टू PKb प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइड बाई बेस। हमको चाहिए PH, कैसे आएगा बताओ? POH आ गया। अगर आपको निकालना हो PH कैसे करोगे? पता ना, PH प्लस POH कितना होता है? 14, याद है ना? PH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है? 14। तो वहां से निकाल लेंगे हम लोग। देखो हमें निकालना है PH, तो PH इक्वल टू क्या होगा? P यहाँ पे होगा 14 माइनस POH, वैल्यू पुट कर दो इसकी, ये हो जाएगा 14 माइनस, ठीक है, 14 माइनस PKb, 14 माइनस PKb, ये हो जाएगा माइनस लॉग सॉल्ट डिवाइड बाई बेस। ये हो गया। अब 14 माइनस PKb क्या होता है? वो होता है PKa। ठीक है, क्या होता है? PKa। तो ये हो जाएगा आपका PKa माइनस ऑफ लॉग सॉल्ट
डिवाइड बाई बेस, ये हो गया आपका फाइनल पीएच का रिलेशन। पीएच इक्वल टू क्या आएगा, पी के ए, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई बेस, ठीक है, समझ गए। यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन रखनी है वो बेसिकली रखना है इस बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड है, यानी कि NH4 प्लस की रखनी कंसंट्रेशन जो कि आएगी सॉल्ट से, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, न्यूमेरिकल में हम करवाएंगे, इसके बाद एक लेक्चर लेंगे न्यूमेरिकल का स्पेशली, तब वहां बताएंगे कि कैसे यहाँ पे बेसिकली सॉल्ट की ना होकर ये बेस के कॉन्जुगेट एसिड की कंसंट्रेशन होती है, यहाँ पे वो भी लिख सकते हो आप। यहां पे लिख सकते हो आप पी एच इक्वल टू, यहां पे लिखो पी एच इक्वल टू पी के ए माइनस लॉग, यहां पे लिख सकते हो कॉन्जुगेट एसिड डिवाइड बाई बेस, ठीक है। इस बेस के कॉन्जुगेट एसिड की होती है कंसंट्रेशन, समझ गए ना, ये हो गया। तो इनमें से बुक्स में आपको हमेशा यही लिखा मिलेगा और न्यूमेरिकल लगाना, अगर इससे लगाओगे तो आए तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो कॉन्सेप्ट, ठीक है। न्यूमेरिकल अगली क्लास में बताएंगे। अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है, वो है बफर कैपेसिटी, ठीक है, वो है आपका बफर कैपेसिटी, नोट कर लो इतना, फिर आपका बफर सोल्यूशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, केवल बचेंगे न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स हम करवा देंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। अगले हेडिंग डालो बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी, इसके कई नाम हैं, इसको बोलते हैं बफर इंडेक्स, क्या बोलते हैं इसको, बफर इंडेक्स, ठीक है, या बोलते हैं बफर इफिशियंसी, बफर इफिशियंसी, या इसको बोलते हैं बफर वैल्यू, ठीक है, बहुत बहुत नाम है इसके, बफर वैल्यू, ठीक है। बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स या बफर इफिशियंसी या बफर वैल्यू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। तो समझो क्या है ये, ठीक है। मान लो कोई बफर सोल्यूशन है, ठीक है, ध्यान से सुनना, मान लो कोई बफर सोल्यूशन है, ठीक है, आप उसमें कितने मोल एसिड, 1 लीटर का, सपोज आपके पास मान लो कि ये 1 लीटर का बफर सोल्यूशन है, ऐसे समझो, ठीक है, ये आपका बफर सोल्यूशन है, इसका कितना वॉल्यूम है, 1 लीटर, ठीक है, ये 1 लीटर का आपका बफर सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन, ध्यान से समझना। ये अभी मान लो कि इसका पीएच कुछ होगा, ठीक है, सपोज मान लो इसका कुछ पीएच इस समय, आपने इसमें कितने मोल एसिड के, ठीक है, आप कितने मोल एसिड के डालो या बेस के डालो, ठीक है, एसिड या बेस के कितने मोल डाल दो इसमें, ठीक है, कि इस बफर सोल्यूशन का पीएच चेंज हो जाए बाई 1 यूनिट, केवल मान लो अगर 4 रहा होगा तो 5 हो जाए, या अगर 8 रहा होगा तो 9 हो जाए, मतलब कितना पीएच चेंज हो इस बफर सोल्यूशन का, केवल 1, यानी कि चेंज इन पीएच कितना होना चाहिए, 1। अगर आपने इसमें एसिड या बेस डाला, सपोज एसिड के कितने मोल डाला, मान लो कि सपोज अगर एसिड के आपने x मोल डाले, ठीक है, और इसका पीएच चेंज हो गया 1 लीटर बफर सोल्यूशन में, तो बोलेंगे कि बफर कैपेसिटी इसकी x है, कितना बफर कैपेसिटी, x, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, ध्यान से सुनना, कि हमारे पास 1 लीटर का बफर सोल्यूशन है, ठीक है, 1 लीटर का बफर सोल्यूशन है, आपने उसमें मान लो कि, अब इस बार मान लो कि आपने y मोल डाल दिया बेस, क्या डाला आपने, डाला y मोल बेस डाल दिया, ठीक है, जब y मोल बेस डाल दिया तो इसका पीएच कितना चेंज हो गया, 1, इसका पीएच चेंज हो गया 1, तो बोलेंगे कि बफर कैपेसिटी इस सोल्यूशन कितनी है, y, ठीक है, बफर कैपेसिटी कितना है, y। तो बेसिकली लिखोगे क्या बफर कैपेसिटी है क्या, जब बनाओगे इसकी डेफिनेशन, तो इसमें लिखना कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस required to be added to 1 liter of buffer solution so as to change the pH of solution by 1 degree by 1 value, ठीक है, कितना pH चेंज हो, 1, अगर 4 रहा हो तो 5 हो जाए, 5 रहा हो तो 6 हो जाए, 7 रहा हो तो 8 हो जाए, कितना अमाउंट ऑफ, कितने मोल एसिड के डाल रहे हो या कितने मोल बेस के डाल रहे हो,
वो आपका कहलाएगा बफर कैपेसिटी या बफर इफिशियंसी। ठीक है, चलो अब इसका लिखते हैं डेफिनेशन। समझ गया ना इसका मतलब क्या होता है? डेफिनेशन बहुत आसान है। ठीक है, इसका डेफिनेशन ही आएगा तो यहाँ पे लिखो आप, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस required to be added in 1 liter of buffer solution so as to change of its pH by 1। ठीक है, ये it is defined as the number of moles of acid or base required to be added in 1 liter of buffer solution so as to change the pH by 1। तो यहाँ पे लिखोगे अगर बीटा इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस डिवाइड बाई, यहाँ पे लिखोगे चेंज इन पीएच। ये होता है बफर कैपेसिटी। ठीक है, ये भी पूछता है कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होता है। ठीक है, ये भी पूछता है कि किसी भी सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कब हो सकती है। ठीक है, तो एक कंडीशन यहाँ पे लिख लो, बफर कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मैक्सिमम, बफर कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मैक्सिमम व्हेन pH इक्वल टू pK। ये तब होगा जब आपका एसिडिक बफर हो, मान लो अगर बेसिक हो तो यहाँ पे हो जाएगा POH और POH इक्वल टू PKB। अगर ये केस होगा तब आपका बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, नोट कर लो इतना। फिर इसके बाद लिखते हैं एक पॉइंट और। मान लो अगर आपका एसिडिक बफर है, ठीक है, हमें दोनों केस ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं एसिडिक बफर, हम ले रहे हैं एसिडिक बफर, इधर क्या ले रहे हैं हम लोग, बेसिक बफर, इधर ले रहे हैं बेसिक बफर। ठीक है, तो मान लो कि एसिडिक बफर का पीएच क्या था, पीएच था पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई एसिड। ये था आपका एसिडिक बफर में पीएच निकालना हो और बेसिक बफर में पीएच निकालना हो, क्या था याद करो, यहाँ पीओएच की वैल्यू क्या आई थी, वो आया था पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो आपका बफर कैपेसिटी मैक्सिमम तब होगी, कब होगी मैक्सिमम, जब आपका पीएच इक्वल टू क्या हो, पीके। जब आपका पीएच इक्वल टू हो जाएगा पीके, तो यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल। अगर आपका पीओएच इक्वल हो गया पीकेबी के, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सॉल्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, ये कंडीशन है जब आपका बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सॉल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा बेस की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, पॉइंट्स हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो पूछ सकता है कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होती है। तो याद रखना कि जब पीएच इक्वल टू क्या हो जाए, पीके, और बेस अगर बेसिक बफर है तो पीओएच इक्वल टू क्या हो जाए, पीकेबी। अगर ये हो जाएगा तो सॉल्ट, अगर एसिड के लिए है तो सॉल्ट इक्वल टू आएगा एसिड, अगर ये केस ले रहे हैं तो क्या आएगा, सॉल्ट इक्वल टू बेस, यानी कि सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वही बेस की कंसंट्रेशन। एक और पूछ सकता है, लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का, फिर एक न्यूमेरिकल की बात खत्म कर देंगे। ये भी पूछ सकता है कि बफर कैपेसिटी ऑफ
solution of strong acid or strong base, strong acid or strong base, buffer capacity of solution of strong acid or strong base at any pH is given by उसका फार्मूला होता है बीटा इक्वल टू 2.303 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये होता है अगर आपको बफर कैपेसिटी निकालनी हो तो। ठीक है, बीटा इक्वल टू क्या होगा 2.303 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसका क्वेश्चन एक लगा लो, कैलकुलेट द बफर कैपेसिटी, calculate the buffer capacity of an acid HCl solution having pH equal to 2। लगाओ क्वेश्चन को। ठीक है, कैलकुलेट द buffer capacity of an acid HCl solution having pH equal to 2। तो कैसे करोगे, क्या लगाओगे फॉर्मूला, बीटा इक्वल टू 2.303 कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो यहां से pH इक्वल टू 2 है, तो यहां से H प्लस कितना आएगा, H प्लस की क्या की कंसंट्रेशन, ये आएगा 10 की पावर -2 आएगा। तो OH माइनस कितना आएगा, क्योंकि आपको पता है कि OH माइनस इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर -14 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो H प्लस की कितनी आ गई 10 की पावर -2, तो OH माइनस कितना है कंसंट्रेशन जाएगा 10 की पावर -12। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, हमें निकालना बीटा इक्वल टू आएगा 2.303 इंटू OH माइनस कितना है 10 की पावर -12 प्लस H प्लस कितना है 10 की पावर -2। तो ये वैल्यू बहुत कम है H कंपेयर टू 10 की पावर -2, तो हम इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, हम इसको कर देंगे निगलेक्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.303 इंटू 10 की पावर -2 या इसको 0.02303, ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए ना। तो लेक्चर खत्म करते हैं और हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बफर सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।